हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे एस्टिमेशन वर्क के बारे में। तो एस्टिमेशन वर्क जो है वो कंस्ट्रक्शन में क्यों यूज़ किया जाता है और उसका क्या मतलब है वो आज मैं बताने वाला हूँ आपको। तो एस्टिमेशन वर्क बहुत ज़रूरी होता है। एस्टिमेशन होता क्या है? एस्टिमेशन में हम लोग क्वांटिटी निकालते हैं, क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल उसमें कैलकुलेट करते हैं, लेबर की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, फिर जो इक्विपमेंट लगेगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब जो भी कैलकुलेशन होता है, एस्टिमेशन वर्क हम लोग को क्वांटिफाइंग कॉस्ट के लिए काम आएगा। डिटेल एनालिसिस हम लोग को मिल जाएगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, फिर बजट की प्लानिंग कर सकते हैं और रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये सब करने के लिए हमें जो ड्राइंग्स होता है, वो जो प्लान्स होते हैं, स्पेसिफिकेशन होता है, उसको डिटेल एनालिसिस करना पड़ता है और उसके ऊपर से हम लोग वर्किंग करके एक कॉम्प्रिहेंसिव एस्टीमेट प्रिपेयर करते हैं, जिसके अंदर सब कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व होंगे। तो अभी हम लोग इसको पॉइंट्स वाइज डिस्कस करते हैं और अभी हम देखेंगे कि एस्टिमेशन प्रोसेस जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। देख सकते हैं यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ एस्टिमेशन प्रोसेस लिखा हुआ है। तो एस्टिमेशन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा, क्या आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। सबसे पहले क्वांटिटी टेक ऑफ जो है वो सबसे पहले आपको क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। तो जो भी मटेरियल्स आप यूज़ करोगे उसकी आपको क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, जैसे कि कंक्रीट है, स्टील है, ब्रिक्स है। तो ये सब आप क्वांटिटी वर्कआउट करोगे। फिर उसका मटेरियल प्राइसिंग कैलकुलेट करोगे, जिसमें आपको वो सब मटेरियल की प्राइस निकालना होगा, सप्लायर से पता करना होगा, या तो आप वेंडर्स है उनसे आपको रेट लेना पड़ेगा, या हिस्टोरिकल डेटा वगैरह जो है आपके पास अगर पहले से परचेज़ किया हुआ आइटम है तो आप वहाँ से उसका डेटा ले सकते हो। तो आप उस तरह से मटेरियल की प्राइसिंग निकालोगे। फिर मटेरियल प्राइसिंग से आपका जो मटेरियल है उसका तो वर्किंग हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको लेबर एस्टिमेट करना है, कितना लेबर की कंजम्पशन होने वाला है ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, या वो जो कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो उसको कंप्लीट करने के लिए, और उसका क्या कॉस्ट बनने वाला है। तो उसका जो एस्टिमेट होगा वो लेबर एस्टिमेशन में आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका एस्टिमेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, जिसमें आप इक्विपमेंट्स का जो लगने वाला है आपके प्रोजेक्ट्स में वो आप कैलकुलेट करोगे और आप उसको भी उसके अंदर ऐड करोगे। तो इक्विपमेंट्स में हम लोग ऐसे ऐड करते हैं, जैसे कि अगर आप कोई मशीन लगा रहे हो तो वो मशीन अगर ₹1,00,000 की मशीन है तो वो ₹1,00,000 की मशीन पूरी तो पूरी कंज्यूम नहीं होगी वो प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि वो मशीन है। तो उसके लिए आपको उसका परसेंटेज पकड़ना पड़ेगा, या आप उसको इस तरह से पकड़ो कि ये एक मशीन जो है कितने प्रोजेक्ट्स चलेंगे। जैसे कि अगर वो मशीन 5 प्रोजेक्ट्स में चलेंगे तो उसको आपको इस तरह से उसका प्राइस पकड़ना है कि वो डिवाइड बाय 5 करके आप पकड़ोगे, या डिवाइड बाय 3 या डिवाइड बाय 2, जैसा आपका मतलब वो मशीन का ये होगा, लाइफ होगा, वो हिसाब से आपको उसका एस्टिमेशन करना होगा। फिर आपका ओवरहेड्स और प्रॉफिट्स भी आ जाता है। ओवरहेड्स और अपने सैलरीज वगैरह होगा, ऑफिस का एक्सपेंस होगा, और जो प्रॉफिट का मार्जिन्स वगैरह है वो सब हम उसके अंदर ऐड करेंगे। और फिर लास्ट जो आपका पॉइंट होता है वो है कंटिंजेंसी। तो कंटिंजेंसी के लिए आपको पैसा रखना पड़ेगा, जिसमें आप जो भी मतलब अनफोर्सीन या कोई भी ऐसा ऑब्स्टेकल वगैरह आ जाता है जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंस खर्चा करना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप कुछ परसेंटेज पहले से ये करके रखोगे, एस्टिमेट करके रखोगे, जिसको हम लोग कंटिंजेंसी फंड बोलते हैं। वो नॉर्मली 5 to 15% तक का होता है। अगर आप चाहो तो उसके लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हो, अगर आपको पता है कि हाँ ये कंटिंजेंसी में जा सकता है यहाँ पर, या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से हम लोग को फंड लगेगा, तो वो आप उसमें पकड़ सकते हो या उसका कैलकुलेशन कर सकते हो। एक्चुअली उसका कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये एक अनफोर्सीन होता है जिसके बारे में हम लोग को पता नहीं होता है कि ये कंटिंजेंसी फंड जो है वो ओवरऑल बजट जो होता है उसका परसेंटेज के हिसाब से एक अमाउंट उसका होल्ड किया जाता है या उसको कैलकुलेट किया जाता है। अगर कंटिंजेंसी अगर हम लोग नहीं रखते तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है कि अगर फ्यूचर में हमारा काम डिले होता है तो हमें एक टेंशन रहेगा कि हमने एस्टिमेट में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं पकड़ा हुआ था, तो हमारा लॉस भी हो सकता है। अगर आप कंटिंजेंसी पकड़े रहोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंट रहेगा कि नहीं, कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जा रहा है तो भी कंटिंजेंसी में वो बैलेंस हो जाएगा। तो कंटिंजेंसी पकड़ना, उसका कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। उसको हम लोग को रखना चाहिए माइंड में, क्योंकि मटेरियल डिफरेंस है, लेबर की प्रोडक्टिविटी का डिफरेंस आ सकता है, या कुछ भी ऐसा ऑब्स्टेकल आ गया जिसकी वजह से एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है,
तो वो सब एक्स्ट्रा काम करने के लिए हम लोग को जो अमाउंट लगेगा वो कंटिजेंसी जो फंड होगा उसके अंदर से यूटिलाइज हो जाएगा। तो ये था हमारा टोटल जो प्रोसेस होता है एस्टिमेशन वर्क का, कैसे किया जाएगा और क्या क्या पॉइंट्स रहेगा वो आपको मैं बताया हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि एस्टिमेशन जो है वो कैसे प्रेजेंट किया जाता है और उसको कैसे हम लोग बनाते हैं। तो एस्टिमेशन जो है वो एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसका हम लोग BOQ बोलते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटीज़। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हैं बिल ऑफ क्वांटिटीज़ में आपको ये पूरा ब्रेकडाउन दिखेगा कैसा रहता है। तो बिल ऑफ क्वांटिटी होता क्या है कि उसके अंदर जो भी मतलब आपके जो काम है मतलब उसमें कॉलम्स होंगे और ऐसे कॉलम्स होंगे, यहाँ पर मैंने रो वाइज लिखा हूँ लेकिन वो कॉलम वाइज रहेगा। तो आपका जो आइटम होगा, जो भी आपका आइटम है वो आप आइटम लिखोगे, उसके अंदर आइटम में ये मटेरियल्स हो सकता है या तो वर्क हो सकता है या मशीन हो सकता है, जो भी मतलब आपको काम करना है वो आपकी एक स्पेसिफिकेशन या डिस्क्रिप्शन उसको हम आइटम में डालेंगे, तो उसको आइटम लिस्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा कॉलम आपका आ जाएगा क्वांटिटीज़ का, तो जो भी आप आइटम लिखे हो वहाँ पर तो उसकी क्वांटिटी कितनी है। जैसे कि अगर मैं स्टील वर्क की बात करूँ तो स्टील आपका आइटम हो गया और उसकी क्वांटिटी टन में होती है, तो वो टन में कितनी क्वांटिटी है, 100 टन है, 500 टन है, 1000 टन है, तो वो उसकी क्वांटिटी हो जाएगी। फिर उसके बाद जो तीसरा कॉलम आएगा वो आपका रेट्स का आएगा। तो रेट जो है वो आपकी क्वांटिटी के हिसाब से रेट होगा। जैसे कि अगर आप यूनिट जो भी पकड़ रहे हो वो हिसाब से आपको उसका रेट डालना पड़ेगा। अगर टन में है तो टन के हिसाब से उसका रेट कितना पड़ता है, तो वो हिसाब से हम उसका रेट पकड़ेंगे। और फिर लास्ट वाला जो कॉलम रहेगा वो आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट। तो टोटल जो लास्ट वाला आपका कॉलम आएगा वो है टोटल कॉस्ट का। तो टोटल कॉस्ट में आप जो भी क्वांटिटी है उसको रेट से मल्टीप्लाई करोगे, आपको कॉस्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पूरा एक एस्टिमेशन जो है वो प्रिपेयर करते हैं और उसको जो प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो एक BOQ फॉर्मेट में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ क्वांटिटीज़। तो ये था एस्टिमेशन का फॉर्मेट। अब हम देखते हैं कि एस्टिमेशन वर्क जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट। तो एस्टिमेशन वर्क जो है वो हम लोग को हेल्प करता है बजटिंग के लिए। अगर आप क्लाइंट में काम कर रहे हो या क्लाइंट के पास आप हो तो क्लाइंट को फंड एलोकेट करने के लिए हेल्प करता है, उसको सिक्योर फाइनेंस करने के लिए हेल्प करता है, ताकि उसको ये टेंशन ना रहे कि हाँ अभी पैसा लगने वाला है तो कहाँ से आएगा। वो पहले से उसको अरेंजमेंट करके रखेगा कि कितना पैसा लगने वाला है और कौन से टाइम में कितना लगने वाला है। तो वो एक उसको एक आइडिया मिल जाता है पहले से, तो उसको वो हिसाब से अरेंजमेंट करके रखना पड़ेगा। फिर जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उन लोगों को फ़ायदा होता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स लोग जो टेंडर भरते हैं या बिड प्रिपेयर करते हैं तो उसमें आप उनको ये हेल्प मिलती है कि वो क्या रेट पकड़ेंगे और क्या रेट वो कोट करेंगे। तो वो भी उनको पता चल जाता है, क्योंकि वो एस्टिमेशन जो करते हैं उसमें पूरा शीट बना हुआ रहता है, उन लोग का रेट्स वगैरह डाल के उन लोग उससे ही कैलकुलेशन करते हैं। तो उनको आइडिया रहता है कि कितना हम कम से कम जा सकते हैं, मतलब अगर क्लाइंट से काम लेना है तो हमको कितना कम से कम रेट कोट कर सके ताकि हम लोग को लॉस ना हो। तो वो एक कॉन्ट्रैक्टर को एक हेल्प करेगा टेंडर फिल करने के लिए, बिड को प्रिपेयर करने के लिए। फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग वगैरह में भी हेल्प होता है, इसमें शेड्यूलिंग वगैरह के लिए भी हेल्प मिलती है, रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प मिलती है, रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो इम्पोर्टेंस है वो हम लोग को मिलती है एस्टिमेशन वर्क से। कॉस्ट कंट्रोल में भी बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि अगर आपको पता है कि यहाँ पर मैंने इतना बजट करके रखा हूँ तो वो बजट के ऊपर नहीं जाएगा। आपको पता है कि वेंडर को मेरे को इतना ही रेट देना है, सब कॉन्ट्रैक्टर को मेरे को इतना ही रेट देना है, क्योंकि मैंने एस्टिमेशन ही इतना पकड़ा। तो आप उससे ज़्यादा उसको रेट नहीं दोगे तो आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि मेरा लॉस होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि मेरा जो रेट है वो मैंने इतना इतना मैंने एस्टिमेशन में पकड़ा हो। तो आप सामने वाले कॉन्ट्रैक्टर को वही हिसाब से रेट दोगे तो आपका कॉस्ट जो है वो कंट्रोल होगा। और अगर कभी बाई चांस देना भी पड़ रहा है तो आप कोई दूसरे जगह से एडजस्ट करके उसको बैलेंस कर सकते हो, ताकि आपका किसी भी एंगल से नुकसान ना हो। तो ये सब था इम्पोर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन वर्क इन कंस्ट्रक्शन। और एस्टिमेशन प्रिपेयर करने से पहले हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, जितना हो सके उतना एक्यूरेसी से कैलकुलेशन करना चाहिए, क्योंकि जितना अगर आप एक्यूरेट स्टार्टिंग में करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा लास्ट में, आपका लॉस होने से बचेगा, चाहे वो आप कॉन्ट्रैक्टर में हो चाहे क्लाइंट में हो। तो आपको एस्टिमेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। और एस्टिमेशन का जो काम है वो थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, ठीक है, लेकिन आपको उसको डिटेल एस्टिमेशन
प्रिपेयर करना है। आपको उसमें जल्दबाजी नहीं करना है और रेट मतलब आपको जो भी रेट्स वगैरह है वो अच्छे से पता करके लेना है। क्वांटिटी वगैरह भी जो है वो आपको बराबर से डिटेल में स्टडी करना है और बराबर ड्राइंग वगैरह जो है स्पेसिफाई करके रखना है। और कंटिजेंसी का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो आपको मैंने बताया, वो आपको पकड़ना ही है। 5 से 15% तक का उसका वैल्यू होता है, वो आप उसमें उतना होल्ड कर सकते हो। तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन वर्क। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो एस्टिमेशन वर्क का कंक्लूजन है हम इसको यूज़ कर सकते हैं इफ़ेक्टिव बजटिंग के लिए, टेंडरिंग प्रोसेस के लिए, या मैंने आपको बता चुका हूँ, प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, कॉस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं, रिसोर्स एलोकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब था आपका इम्पोर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन करने के बाद ही हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, ताकि हम किसी भी तरह से लॉस ना करें अपने प्रोजेक्ट में। और ये दोनों को ही फ़ायदा है, कॉन्ट्रैक्टर को भी और क्लाइंट को भी। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो अबाउट एस्टिमेशन वर्क।